हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में चू याओ को दिखाया जाता है। वो अपने भाई के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई होती है। जैसे ही वो खाना खाना स्टार्ट करता है तो चू याओ से बोलती है, आज मेरा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है तो तुम मेरा। वो तो इतना ही सुनकर मुँह से खाना बाहर निकालने लग जाता है। चू याओ बोलती है, अब तुम खाना बाहर नहीं निकाल सकते, तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊँ ना तो तुम मेरी क्लासेस ले लेना। वो मना करता है, लेकिन चू याओ तो उसे काम देकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लियो शू किसी लिनियो नाम की लड़की से फोन पर बात कर रहा होता है। हमें ना प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना है। इधर लिनियो को दिखाया जाता है, ये यहाँ पर किसी से बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रही होती है। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद वो फिर से लियो शू को कॉल करती है। बोलता है, तुम ना मुझसे ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट रहना। दूसरी तरफ चू याओ अपना इंटरव्यू देने के लिए गई होती है। इंटरव्यूअर उसे बोलती है, लगता है तुम्हें ना हमारी कंपनी के रूल्स के बारे में पता नहीं है। तुम इंटरव्यू के दिन थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर नहीं आ सकती थी। इन कपड़ों में तुम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही हो। तुम ना काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। तुम ना हमारी कंपनी में आने के लिए हम बिल्कुल भी लायक नहीं हो। दूसरी तरफ इस मीटिंग में लियो शू जैसा जैसा बोल रहा था, लिनियो वैसा ही बोल रही होती है। एक्चुअली में उस कंपनी को जो सीईओ था उसका नाम मिस्टर वू था। मिस्टर वू बोलता है, मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट ना 8 मिलियन में खरीदना है। लियो शू बोलता है, हमारा प्रोडक्ट ना इससे ज्यादा वर्थ इट है। सुनकर लिनियो से बोलती है, आपको ना हमारी कंपनी के सीईओ से बात करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सीईओ के कपड़े पहनकर लियो शू आ जाता है। वो बोलता है, अगर आप मुझे 10 मिलियन देंगे तभी मैं इस प्रोडक्ट को आपकी कंपनी को बेचूंगा। वो सोच रहा होता है, ये सारे तो कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए वो उनके प्रोडक्ट को कम दाम में खरीद लेगा। लियो शू तो बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। प्रोडक्ट की 10 मिलियन कीमत लगाकर वहाँ से चला जाता है। सीन में लियो शू और चू याओ खाना खा रहे होते हैं। याओ उससे पूछती है, क्या मैंने ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं? बोलता है, ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, क्या तुम्हें कोई पसंद आ गया है? बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, आज इंटरव्यूअर ने बोला कि मैं इन कपड़ों में ना बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रही हूँ। उसके बाद वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। याओ बोलते हैं, यहाँ पर तो सारे कपड़े बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ आउटफिट चूज कर उसे चेंजिंग रूम में भेज देता है। इसके बाद वो काउंटर पर जाकर बोलता है, यहाँ के कपड़े ना कुछ ज्यादा ही महंगे हैं। आप उस लड़की को क्या ये बोल सकती है कि यहाँ पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है? अगर आप ऐसा कर देंगी ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। वो लड़की हाँ बोल देती है, लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर वो तो स्माइल करने लग जाता है। अगले दिन चू याओ मिस्टर वू की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर लियो शू को देखती है तो वो मीटिंग रूम के बाहर खड़े होकर उन लोगों की बातें सुनने लग जाती है। मिस्टर वू को उसका प्रोडक्ट 10 मिलियन से कम कीमत में चाहिए था, लेकिन लियो शू बोलता, मैं ये प्रोडक्ट 10 मिलियन में नहीं बल्कि 12 मिलियन में बेचूंगा। लियो शू के वहाँ से जाने के बाद चू याओ उसी कंपनी के एक एम्प्लॉय जिसका नाम चैंग होता है उससे मिलती है। चू याओ उससे लियो शू के बारे में पूछती है, वो यहाँ पर क्या कर रहा था? चैंग बोलता है, तुम्हारा भाई बिजनेस कर रहा है क्या, ये बात तुम्हें पता नहीं है? तो वो नो बोल देती है। चैंग बोलता है, तुम्हारा भाई ना बिजनेस में फ्रॉड कर रहा है, अगर उसे रोका नहीं गया ना तो उस पर एक्शन लिए जाएंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता और मेरे भाई ने ऐसा कुछ किया होता ना तो मैं तो इस शहर को छोड़कर ही कहीं भाग जाता। सुनकर चू याओ डर जाती है और घर जाकर अपना सामान बांध लेती है। वहाँ पर लियो शू आता है तो वो उसका फोन छीन कर उसका भी सामान पैक कर देती है। लियो शू से कारण पूछता है तो वो उसे बताती है, अब हम लोग ना अपने होम टाउन वापिस जा रहे हैं। अगले दिन वो दोनों भाई बहन अपने होम टाउन वापस आ जाते हैं। तो याओ वहाँ पर पहुँचते ही सीधा अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। जाने के बाद लियो शू के हाथ में अपना फोन लगता है। जल्दी से लिनियो को कॉल करता है। लिनियो से पूछती है, तुम कहाँ मर गए थे, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? वो बोलता है, कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ। वो बोलती है, कोई भी कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। बोलता है, ये सारा किया धराना उस मिस्टर वू का है, पता नहीं वो ये सब कुछ कर जताना क्या चाहता है। चू याओ लियो शू के कमरे से कुछ आवाज सुनती है और बोलती है, क्या मेरा भाई हैकर भी है? वो जल्दी से दरवाजा खोलती है तो लियो शू के कमरे में उसके डैड होते हैं। याओ के डैड बोलते हैं, क्या तुम दरवाजा नॉक कर नहीं आ सकती थी? तुम्हारा भाई मुझे नेटवर्क फ्रॉड के बारे में सिखा रहा है। चू याओ होके बोल देती है। डैड बोलते, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो यहाँ से निकलो। वो बोलती, हाँ मैं जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। चू याओ की मॉम लियो शू को बोलती है, तुम थोड़े से एग खा लो क्योंकि एग खाने से ना लक कहता है। लियो शू को एग नहीं खाना था क्योंकि एग से उसे एलर्जी होती है, लेकिन चू याओ की मॉम उसे फोर्स कर रही होती है इसलिए वो खाने लग जाता है। चू याओ और उसके डैड उसके पास से एग छीन कर खुद खा लेते हैं।
बोलते हैं हमें भी थोड़े लक की जरूरत है। शो जल्दी से भागकर अपने रूम में आ जाता है और उसे को थूक देता है। तब भी उसके पीछे आ जाती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है ना? वो बोलता हाँ मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन चुयाओ के वहाँ से जाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। मिस्टर वू के कहने पर चैंग इनकी कंपनी में आया होता है। वो सोचता है मिस्टर वू ने उसे कहा था चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उसके प्रोडक्ट को खरीदना है। जैसे ही चैंग कंपनी के अंदर एंटर होता है तो ये लोग उसे कोई भाव ही नहीं देते और अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। के बाद चैंग मिस्टर वू को कॉल कर बोलता है इस कंपनी के लोग मुझे बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगते हैं। यहाँ पर आया लेकिन उन लोगों ने तो मुझे कोई भाव ही नहीं दिया। ऊपर से यहाँ का सीईओ लियो शो भी गायब है। मैंने पूछा इन लोगों से तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। मिस्टर वू बोलता है जैसा मैंने कहा है ना तुम्हें वैसा ही करना है। कट हो जाने के बाद चैंग ऊपर जाता है। यहाँ पर लिन यू किसी कुरियर बॉय को बोल रही होती है इसे हमारे सीईओ के घर पर भेजना है। ये सुनकर चैंग उस कुरियर बॉय के पास आकर बोलता है मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ, वो लड़की काम में ना थोड़ा गड़बड़ कर देती है तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ कि उसने एड्रेस बराबर लिखा है या नहीं? वो बोलता है ठीक है चेक कर लो। चैंग एड्रेस चेक करने के बहाने उस एड्रेस का एक फोटो निकाल लेता है। एक सीन में जैसे ही वो लियो शो के घर पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात चुयाओ की मोम से होती है। वो उनसे लियो शो के बारे में पूछता है। वो बोलती है ये वही है ना मेरे बेटे चूसे का क्लासमेट, यहाँ पर नहीं रहता है। चैंग को ये सुनकर काफी अजीब लगता है। तब इनके घर से बाहर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे चुयाओ मिल जाती है। अगले सीन में वो दोनों किसी कैफे में बैठे हुए होते हैं। लियो शो भी वहाँ पर आ जाता है। चुयाओ उसे बोलती है मुझे पता लग गया है कि तुमने क्या किया है। लियो शो बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। चुयाओ बोलती है चू चैन अब तुम ना मुझे गुस्सा दिला रहे हो। चैंग पूछता है क्या तुम्हारा नाम चू चैन भी है? चुयाओ अपने भाई से पूछती है तुम इनसे 10 मिलियन क्यों मांग रहे हो? क्या तुमने लोगों को लूटना भी शुरू कर दिया है? मैंने डैड को ये बात बता दी ना तो वो तो तुम्हें जेल में ही डाल देंगे। में चुयाओ के डैड एक पुलिस वाले होते हैं। चू बोलता है तुमने मेरी बहन को ऐसा क्या बोल दिया जो वैसी बातें कर रही है? चैंग बोलता है मिस्टर वू ये बंदा ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो तुम लोगों को लूटना चाहता है तो मैं बस तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। लियो शू बोलता है अगर वो ठीक नहीं है तो तुम उसके नीचे काम क्यों कर रहे हो? मिस्टर वू को कॉल कर बोलता है चैंग को ना हमारी टीम ज्वाइन करनी है ना, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इसलिए तुम उसका रिजाइन लेटर ना तैयार रखना। बोलता है तुमने ये क्या किया? वो बोलता है तुम आईटी में कब से काम कर रहे हो? ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरा प्रोडक्ट 10 मिलियन से भी ज्यादा वर्थ इट है। जहाँ तक मिस्टर वू की कंपनी से रिजाइन लेने की बात है उसके लिए ना मुझे थैंक यू मत कहो। ये बोलकर वो चुयाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। चुयाओ बोलती है मुझे माफ करना मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। वो बोलता है इसके बारे में ना तुम डैड को कुछ भी मत बताना। स्कूल से सस्पेंड किया गया है, प्लीज ये बात भी ना उन लोगों को मत बताना। मिस्टर वू चैंग को कॉल कर उस पर चिल्लाने वाला होता है। चैंग उसे बोलता है मुझे तुम्हारे जैसे बॉस के नीचे काम नहीं करना है, जा रहा हूँ अपने नए बॉस को ढूंढने के लिए। और हाँ एक बात ना कान खोल कर सुन लो, तो मुझे फायर नहीं कर रहे हो, मैं ही तुम्हारी कंपनी को छोड़कर जा रहा हूँ। बोलकर चैंग फिर से चुयाओ के घर पर पहुँच जाता है। वो चुयाओ की मोम को बोलता है इस बार मैं चू चैन से मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा तो तुम्हें मेरे बेटे चू चैन से मिलना है और वो उसे घर के अंदर बुला लेती है। चैंग घर को देख रहा होता है तभी उसकी नजर फैमिली फोटो पर जाती है। फोटो को उठाकर बोलता है लगता है ये लियो शू है और ये चू चैन है। चुयाओ की मोम बोलती हाँ ये मेरा बेटा चू चैन है और ये लियो शू है। बोला लेकिन मुझे तो ये लियो शू लगता है। ये सुनकर चुयाओ की मोम बोलती है मुझे अपने बेटे का चेहरा याद क्यों नहीं है। के बाद उसे एक ट्रोमा अटैक आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। चैंग सभी से माफी मांग रहा होता है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। चुयाओ चैंग को लेकर बाहर आ जाती है और वो चू चैन की कब्र को दिखाकर बोलती है ये मेरा भाई है। लियो शोना अनाथ है, उसके कोई पेरेंट्स नहीं है। बचपन में लियो शोना चू चैन का बेस्ट फ्रेंड बन गया था। हम तीनों ही साथ में बड़े हुए हैं, लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में चू चैन की मौत हो गई। लेकिन मेरी मोम चू चैन की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई और वो मेंटली बीमार हो गई। लियो शू को ही चू चैन समझने लग गई। डॉक्टर ने बोला है कि अगर इनकी हालत को ठीक करना है लियो शू को ही चू चैन बने रहना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेरी मोम मर भी सकती है। लियो शू सोचता है वो अनाथ है, लेकिन चुयाओ की फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो चुयाओ के डैड को बोलता है मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर घंटी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं चू चैन बनकर रह सकता हूँ। बोलता है अब मैं सबको समझ गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। बात चुयाओ जैसे ही वापस आती है तो उसके डैड से पूछते हैं कि वो लड़का कौन था। वो बताती है वो ना लियो शू के साथ काम करता है। वो बोलते हैं क्या वो काम करता है, वो कॉलेज नहीं जाता क्या?
बताती है उसे ना कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है और अब वो खुद का बिजनेस कर रहा है। ये सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। चू याओ बोलती है, डैड वो जो करना चाहता है ना आप उसे वो करने दीजिए। मैंने सुना है कि उसकी कंपनी का नाम शिन ही है। वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। डैड बोलते तुम दोनों ही बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, इसलिए जो करना चाहते हो वो करो। इधर हमें जीमो को दिखाया जाता है। जीमो अपने डैड को बोल रहा होता है कि आप प्लीज चू याओ को अपनी कंपनी में जॉब दे दें। डैड तो साफ मना कर देते हैं, लेकिन जीमो की मॉम बोलती है हम उस लड़की को बचपन से जानते हैं, ऊपर से वो काफी ज्यादा ना होशियार भी है, तो आपको उसे एक चांस जरूर देना चाहिए। इसके बाद डैड उसे एक चांस देने के लिए मान जाते हैं। उनका जीमो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो एक खुशखबरी सीधा आकर चू याओ को भी सुना देता है। चू याओ बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं ना खुद से ही कुछ करना चाहती थी। जीमो बोलता है मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता था ना। वैसे भी मेरे डैड की कंपनी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुम्हें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। दूर और उन दोनों को साथ में बातें करते हुए देख कर लियो शिव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर चू याओ के डैड पुलिस की नौकरी छोड़ देते हैं। चू याओ को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने डैड को बोलती है क्या आपने रिजाइन हमारी वजह से लिया है। डैड बोलते हैं लियो शू अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है और तुम्हारी मॉम की बीमारी के चलते मैं उसे रोक भी नहीं सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं रिजाइन ले लेता हूँ ताकि मैं तुम्हारी माँ का घर पर ख्याल रख सकूँ। ये कहकर वो चले जाते हैं। उनके जाते ही लियो शू वहाँ पर आता है। वो चू याओ को बोलता है ये हमारी कंपनी का ना पहला प्रोडक्ट है और ये मैंने हमारी मॉम के लिए बनाया है। रिस्ट वॉच के जरिए ना हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। अगर वो कभी भी मुसीबत में फंसती है ना तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। आप बोलती है इस वॉच के लिए शुक्रिया, मैं इसे मॉम को दे दूंगी। वैसे तुम हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। दिन में चैंग अपना सारा सामान बांधकर बीजिंग से सीधा चू याओ के होम टाउन आ जाता है। बेचारे की किस्मत खराब थी क्योंकि वहाँ पर पहुँचते ही सीधा उसका सामान चोरी हो जाता है। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाने के बाद सीधा लियो शू के घर पर आ जाता है। अपनी प्रॉब्लम उसे बताकर बोलता है क्या मैं तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ, लेकिन वो साफ मना कर देता है तुम्हारी वजह से एक बार मेरी मॉम ऑलरेडी खतरे में पड़ चुकी है और मैं ये खतरा दोबारा उठाना नहीं चाहता हूँ। वो उसे कुछ पैसे दे देता है ताकि वो बीजिंग वापस जा सके। चैंग बोलता है मेरा पर्स, मेरा आईडी कार्ड सब कुछ चोरी हो गया है। आईडी कार्ड के बिना ना मैं ट्रेवल कर सकता हूँ और ना ही किसी होटल में कमरा बुक कर सकता हूँ। याओ के डैड ने चैंग की बात सुन ली होती है तो वो उसे बोलते तुम यहाँ पर एक रात के लिए रुक सकते हो। ये सुनकर चैंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। चू याओ के डैड उसे बोलते हैं तुम ना लियो शू के रूम में सो जाना। ये सुनकर लियो शू को तो गुस्सा आता है। दिन जैसे ही लियो शू उठता है तो उसके बगल में चैंग नहीं होता। उसकी मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने आ जाती है। वो देखती है लियो शू बाहर है और उसके डैड भी बाहर है। इस टॉयलेट के अंदर कौन है, जिसके बाद उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती है। लियो शू बोलता है कल रात मेरा एक दोस्त ना मुझसे बुक लेने के लिए आया था, ज्यादा हो गई थी इसलिए वो हमारे घर पर ही रुक गया। मॉम बोलती है कोई बात नहीं, उसे भी बोल दो कि वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाए। तभी चैंग वॉशरूम से बाहर निकल आता है। उसे देखकर चू याओ की मॉम बोलती है अरे ये तो वही है ना। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं कहीं मॉम को फिर से पैनिक अटैक ना आ जाए। लेकिन मॉम बोलती है मुझे याद आ गया, तुम वही हो ना चू चैन के क्लासमेट। नेक्स्ट सीन में चैन को अपना सामान मिल गया होता है इसलिए वो वापस जा रहा होता है। वो बोलता है तुम्हारी मॉम तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। लियो शू बोलता है तुम्हारा तो पूरा खानदान ही डरावना है। चू याओ को जीमो का कॉल आता है। जीमो से बोल रहा है तुम कल से ना मेरे डैड की कंपनी में काम करने के लिए आ सकती हो। बोलती है बस ऐसे ही बिना किसी इंटरव्यू के। वो बोलता है तुम ना बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं है। चू याओ उसे शुक्रिया अदा करती है। वो बोलता है थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो दोस्त है ना। वैसे तुम्हें जॉब मिल गई है तो क्या इस खुशी को सेलिब्रेट करें। याओ उसे मना कर देती है लेकिन जीवो बोलते तुम्हें आना ही पड़ेगा, हमारे सारे दोस्त भी ना वहाँ पर आ रहे हैं। ये बोलकर वो कॉल को कट कर देता है। साथ में ये सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस पार्टी में चैंग भी आया होता है। याओ की फ्रेंड सभी को बताती है मैं जल्दी ना अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हूँ। ये सुनकर सभी लोग उसे कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। वो बोलता है क्या तुम्हें शादी के तोहफे में रेड एनवलप चाहिए पैसों से भरा हुआ, या फिर तुम्हें ये बिल्डिंग चाहिए, बस तुम चीज का नाम लो वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। याओ की फ्रेंड बोलती है अगर तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो तो तुम हमारी शादी को ना लग्जरियस तरीके से ऑर्गेनाइज करवा दो। देर बाद सभी लोग ड्रंक हो जाते हैं। सीमो तो उल्टी सीधी हरकतें कर चू याओ को हंसा रहा होता है। उसे ये सारा नजारा बैठकर लियो शू भी देख रहा होता है और उसे चैंग देख रहा होता है। उसे बोलता है बचपन से ही मैं एक लड़की के साथ बड़ा हुआ, मैं उसे अपनी बहन की तरह देख रहा था। वो लड़की मुझे पसंद करती थी, मुझे उसकी फीलिंग्स का कोई अंदाजा नहीं था इसलिए अनजाने में मैंने उसे हर्ट कर दिया। शू क्या तुम इस टाइप के रिलेशनशिप में बिलीव करते हो।
लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो समझ गया था कि चैंग उसे ही पॉइंट कर रहा है। अगले दिन लियो शू चैंग को अपनी कंपनी में लेकर आ जाता है। लियो बोलती है, मिस्टर वू की वजह से ना कोई भी कंपनी अब हमारे साथ काम नहीं करना चाहती है। चुप बोलता है, अगर कोई कंपनी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है तो हम इसे खुद ही कर लेंगे। वे लोग उसे बोलने लग जाते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, ऊपर से मार्केटिंग के बारे में हमें कोई नॉलेज भी नहीं है। इसके बाद सभी लोग एक साथ चैंग की तरफ देखते हैं। यहाँ पर चू याओ भी जिमो की डैड की कंपनी में आ जाती है। के डैड की जो असिस्टेंट होती है उसका नाम शी यी होता है। शी यी उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था ये लड़की बिना किसी इंटरव्यू के सिफारिश की वजह से यहाँ पर आई है कि जरूर ये सीईओ की करीबी होगी। तो याओ का आज काम पर पहला दिन होता है, इसलिए लियो शो उसे लेने के लिए आता है। इवन वो उसके लिए केक भी लेकर आया होता है। जब वो चू याओ को जिमो के पास देखता है तो वो उसके पास नहीं जाता और ऐसे ही वापस लौट आता है। वो घर वापस आता है तो चेंग उसे बताता है, मैंने मार्केटिंग के बारे में ना एक प्रोग्राम बनाया है, तुम ना उसे चेक कर लो। लियो शू जैसे ही अपने लैपटॉप में उस डेटा को चेक करता है, उसी दौरान चैंग उसके केक को निकालकर खाने लग जाता है। ही लियो शू का ध्यान उस पर जाता है। वो बोलता है, ये खाने के लिए तुम्हें किसने बोला था? ये केक ना मैं अपनी बहन के लिए लेकर आया था। चैंग बोलता है, मुझे माफ करना। अगले दिन चू याओ जैसे ही कंपनी में जाती है, का सामना जिमो के डैड मिस्टर हान से हो जाता है। उन्हें अंकल हान कहकर बुलाती है तो वो बोलते हैं, ये घर नहीं है कंपनी है, पर तुम्हें ना मुझे रिस्पेक्ट देकर बुलाना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा सीईओ हूँ। या बोलती है, मैं समझ गई मिस्टर हान। हान बोलते, तुम ना जिमो के जरिए यहाँ पर आई हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं जिमो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सीन में मीटिंग रूम में जाने से पहले शी चू याओ को बोलती है, ये मीटिंग ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम कुछ भी गड़बड़ मत करना। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मीटिंग रूम में होती है और सभी को फाइल्स बांट रही होती है। उसी दौरान चू याओ का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से सारी फाइल्स उल्टी फुल्टी हो जाती है। सभी लोग मिस्टर हान को बोलते हैं, ये हमारे नाम की फाइल नहीं है। ये सुनकर मिस्टर हान को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोनों को डांटने लग जाते हैं, क्या तुम लोग ढंग से काम नहीं कर सकती? शी ये तुम तो हमारी कंपनी में कब से काम कर रही हो, क्या तुम इसे थोड़ा सा काम सिखा नहीं सकती थी? के बाद वो चू याओ को बोलते हैं, जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि वो लोग सिफारिश के जरिए मेरी कंपनी में काम कर सकते हैं, वो लोग ना बिल्कुल गलत हैं। मेरी कंपनी में वही काम करेगा जो कैपेबल होगा। के बाद वो उन दोनों को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। आने के बाद शी चू याओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। अगर आगे से तुमने कोई भी गड़बड़ की ना तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगी। बाद में चू याओ अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने के लिए बाहर जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड का उसके बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया होता है। वो तो बस अपना ही दुखड़ा सुना रही होती है। चू याओ भी आज की दुख भरी कहानी उसे बताने वाली थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह पाती। नहीं वो घर पर वापस आती है तो लियो शू उसका इंतजार कर रहा होता है। बोलता है, एक तो तुमने पी रखी है और ऊपर से तुम इतना ज्यादा लेट भी आई हो, क्या तुम्हारा मूड खराब है? वो बोलती है, नहीं मेरी फ्रेंड का मूड खराब था इसलिए मैंने उसके साथ थोड़ी सी पी ली थी। इसी दिन जैसे ही चू याओ कंपनी में आती है तो शी उसे बहुत सारा काम दे देती है। उसके साथ बहुत ही ज्यादा रूड तरीके से बात कर रही होती है। इसके बाद जिमो भी एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता लेकर वहाँ पर आ जाता है और सीधा उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज कर देता है। के सारे एम्प्लॉय क्लैपिंग करते हुए बोलने लग जाते हैं, जल्दी से उसे हाँ बोल दो। ये सुनकर चू याओ जिमो को साइड में लेकर आ जाती है और उसे बोलती है, तुमने ऐसा करना बंद कर दो, तरीके से तो तुम कंपनी में मेरी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ा रहे हो। आज जब चू याओ वापस आती है तो ची उसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा बर्ताव करने लग जाती है। वो उसका सारा काम भी दूसरे किसी एम्प्लॉय को करने के लिए दे देती है। के बाद जब वो रात में घर वापस आती है तो अपने भाई लियो शू को बताती है, ये जो शी है ना इसका बार बार मूड चेंज होता रहता है, तो वो मेरे सामने एकदम अच्छी बन जाती है और कभी वो मुझे बहुत सारा काम दे देती है। सुनकर वो अगले दिन जिमो से मिलने के लिए जाता है, उसे वो शी के बारे में बता देता है। जिमो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। के बाद वो शी से मिलने के लिए जाता है। वो बोलती है, मैंने ना चू याओ को बुली नहीं किया। वो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। एक्चुअली मैं चू याओ को मैं बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और उसे मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो कल कंपनी में किया ना मुझे वो नहीं करना चाहिए था। शी बोलती है, कोई बात नहीं, अब से चू याओ को मैं अच्छे से ट्रीट करूंगी। चैंग आकर लियो शू को बोलता है, तुम अपने फोन में क्या कर रहे हो? वो बोलता है, मेरी बहन को ना कंपनी में कुछ प्रॉब्लम थी तो मैंने जिमो को उसकी मदद करने के लिए भेज दिया है। मैं जिमो के मैसेज ही देख रहा था। चैंग बोलता है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है क्या? जानबूझकर अपनी बहन को ना जिमो के पास पुश कर रहे हो, ना ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं तुम्हें बता दूं वो जिमो ना तुम्हारी बहन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। तो बोलता है, आजकल तो मेरी बहन के बारे में ना बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, तुम उसे पसंद तो नहीं करने लग गए हो ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अपना जीजा नहीं बनाने वाला हूँ। मैं बोलता है, भला मैं तुम्हारी बहन को पसंद क्यों करूँगा, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी ही बात कर रहा था।
लियो शू लिलियो के साथ किसी जिम में आ जाता है। वहाँ के ओनर को बोलता है कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज कर उसका ऑनेस्ट रिव्यू दे। ओनर मना कर देता है तो वो ओनर बोलता है आज से ही लिनियो तुम्हारा जिम ज्वाइन कर लेगी। उनका लिनियो भी शौक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन लियो शू का ध्यान अपने फोन में होता है। देखकर मॉम बोलती है लगता है मेरा बेटा ना प्यार में है। क्या बोलती है चू चैन तुमने गर्लफ्रेंड कब बना ली? बोलते तुम उसको जरूर हमारे घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर लेना, हम भी ना उससे मिलना चाहते हैं। लियो शू बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो अपना फोन साइड में रखता है और खाना खाने लग जाता है। जो याओ बोलती है मुझे भी देखने दो वो लड़की है कौन। इसके बाद वो उसका फोन लेकर उसके मैसेजेस को रीड करने लग जाती है। के बाद लियो शू अपना फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद मॉम डैड बोलते हैं वो लड़की कौन थी और कहाँ पर रहती है? वो तुम्हारे साथ में ही पढ़ती है। याओ बोलती है वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक लड़का था। कर मॉम डैड दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सीन में उस जिम का ओनर लियो शू की रिस्ट वॉच को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो भी वहाँ पर वर्कआउट कर रही होती है और उसका ध्यान जिम ओनर पर ही होता है। तरीके से वो बातें कर रहा था। ये देख कर लिनियो को वो सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप का लगता है। जिम ओनर को घुटने के चक्कर में गिरने वाली होती है। जिम ओनर आकर उसे बचा लेता है। इस चक्कर में वो खुद का पैर तुड़वा लेता है। नेक्स्ट डे लिनियो जैसे ही आती है तो वो जिम ओनर उसे इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है। जरा देखो मैं कितना ज्यादा हट्टा खट्टा हूँ, लेकिन तुम कितनी ज्यादा पतली हो, तुम्हें ना थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। लिनियो को लगता है कि वो उसकी इंसल्ट कर रहा था, इसलिए वो ऑफिस में आकर सीधा ये सारी बातें अपने कलीग्स को बता देती है। और एक और एम्प्लॉय उसे बोलने लग जाता है अगर तुम्हें मिस्टर जेंग से प्रॉब्लम हो रही है ना तो हम भी कल तुम्हारे साथ जिम में आएंगे। अगले दिन ये तीनों लोग जिम में पहुंच जाते हैं। दोनों आते ही सीधा वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। जो किसी दूसरे फिटनेस ट्रेनर के साथ मिस्टर जेंग के बारे में बातें कर रही होती है। बोलती है ये जो मिस्टर जेंग है ना ये अपनी बॉडी को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। फिटनेस ट्रेनर बोलती है लगता है तुमने ना मिस्टर जेंग को गलत समझ लिया है। बचपन में ना मिस्टर जेंग को पतला होने की वजह से ना काफी ज्यादा बुली किया गया था। फिर ये बड़े होकर वो स्ट्रॉन्ग बने और वो जो अपनी बॉडी को दिखाते हैं ना वो शो ऑफ करने के लिए ऐसा नहीं करते, कि वो सबको ये दिखाना चाहते हैं कि वो हेल्थ में कितने ज्यादा अच्छे हैं। तरफ लियो शू और चू याओ दोनों ही घर पर अकेले होते हैं। उनके पेरेंट्स माउंटेन ट्रिप पर गए होते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर चू याओ को अपने पेरेंट्स की फिक्र होने लग जाती है। वो उन्हें बार बार कॉल करने का ट्राई करती है लेकिन कॉल तो लग ही नहीं रहा होता। चू बोलता है एक तो मौसम खराब है, ऊपर से वो लोग माउंटेन की साइड पर गए हैं, वहाँ पर सिग्नल कैसे आ सकते हैं, तुम चिंता मत करो वो लोग ठीक होंगे, हम लोग मॉर्निंग में उन्हें कॉल कर लेंगे। लेकिन चू याओ को फिर भी फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो कॉल के इंतजार में पूरी रात जगने का सोचती है। जैसे ही आधी रात होती है तो वो लियो शो के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। लियो शो पूरी रात जगता है और जैसे ही सुबह होती है उनके पेरेंट्स का कॉल आ जाता है। वो बताते हैं कि हम लोग एकदम ठीक है और उनका फोन स्विच ऑफ हो गया था। जाकर चू याओ को थोड़ी शांति मिलती है। याओ के वहाँ से जाने के बाद लियो शो देखता है उसका कंधा तो पूरी तरीके से अकड़ चुका है। शो की कंपनी में आज लियो शो की आंटी आई होती है। आते ही सीधा पूछताछ करने लग जाती है क्या ये कंपनी लियो शो की है, के पास कितने शेयर है और ये कंपनी कितना कमाती है। वहाँ पर लियो शो आ जाता है और वो आंटी को लेकर बाहर जाता है। आंटी उससे पैसे मांगती है तो वो भी चुपचाप उसे पैसे दे देता है। आपको पैसों की जरूरत पड़े ना तो बस मुझे एक मैसेज कर देना, आपको यहाँ पर आने की ना कोई जरूरत नहीं है। आंटी पैसे लेकर चली जाती है। उनके जाने के बाद लियो शो तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। ब्रेक में दिखाया जाता है बचपन से लेकर आज तक आंटी उससे इसी तरीके से पैसे मांगा करती थी। एक दिन लियो शो अपने एग्जाम होने की वजह से पार्ट टाइम जॉब पर भी नहीं जा पाता, कम पैसे लेकर आता है। देखकर आंटी उस पर गुस्सा करने लग जाती है। माँ बेटे को छोड़कर भाग गई और बेटा दूसरी किसी फैमिली में जाकर रह रहा है। शो के अंकल अच्छे थे इसलिए वो आंटी को चुप कराकर घर के अंदर ले जाते हैं। प्रेजेंट में अगले दिन फिर से आंटी पैसे मांगने के लिए आ जाती है। चू याओ बोलती है ये कौन है, बोलता है ये कोई नहीं है, तुम्हें ना देर हो रही है, तुम अपनी कंपनी में जाओ। बाद वो आंटी को लेकर साइड में आ जाता है और सीन कट होता है। मैं चू याओ जब उसे खाना खाने के लिए कॉल करती है। शू उसे बोलता है आज रात ना मैं घर नहीं आने वाला हूँ। बोलकर वो हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में उसकी मोम जिंदा होती है। फिर में उसकी मोम को ब्रेन ट्यूमर हो गया होता है। आंटी हमेशा उसके पास से मेडिकल बिल के खर्चे के पैसे मांगने के लिए ही आती थी। तो शू जैसे ही अपनी मोम की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसकी मोम की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। बैक में दिखाया जाता है लियो शो की डेड की मरने के बाद उसकी मोम ने उसे छोड़ दिया था और
कहीं पर चली गई होती है। लियोशो की आंटी उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी, हर रोज उसे गालियाँ देती रहती थी। में लियोशो अपनी मॉम के पास आकर बैठता है। उसकी मॉम को लगता है कि ये कोई केयर टेकर है, तो वो उसे अपने दिल की बात बता देती है। मैंने अपने बेटे को छोड़ा, इस बात का पछतावा ना मुझे आज तक हो रहा है। आने से पहले अपने बेटे को एक आखिरी बार देकर उसे माफी मांगना चाहती हूँ। शू ये सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, पर चू याओ लियोशो की आंटी का घर का पता ढूंढते हुए उसके पास आती है और अंकल के जरिए उसे सारी बातें पता चल जाती है। और हॉस्पिटल में लियोशो जैसे ही खाना लेकर वापस आता है तो वो देखता है अब उसकी माँ नहीं रही। के बाद वो रोने लग जाता है, साथ ही साथ उसके मन में बहुत सारे सवाल भी उठ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चुयाओ आ जाती है। याओ को देखकर लियोशो तो उसे गले लगा लेता है, बोलता है मैं ना उनसे पूछना चाहता था कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। अगर उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो अब वो मुझे देखना क्यों चाहती थी। बचपन से लेकर आज तक मैंने उन्हें ढूंढने का ना काफी ज्यादा ट्राई किया। अब मैं जब उनसे मिला तो ये मेरा पहली बार आखिरी बार बन गया। याओ बोलती है तुम्हारी मॉम को तुम्हें छोड़ने का पछतावा हो रहा था, इसलिए शायद वो आखिरी बार तुमसे माफी मांगना चाहती होगी। में कंपनी में लिन यू मिस्टर जेंग के साथ कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है। एक चैंग को तो जलन हो रही होती है। वहाँ पर वो दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है। वो जब इन दोनों को साथ में देखता है तो वो भी चैंग की तरह जलने लग जाता है। मिस्टर जेंग जब चैंग के साथ ड्रिंक करने के लिए आता है वो उसका मजाक उड़ा देता है। ऊपर से वो तो एक्सरसाइज कर भी दिखा देता है, देखो मैं तुम्हारी तरह कर सकता हूँ। इन दिखाने के चक्कर में तो वो खुद का पोपट करवा लेता है नीचे गिरकर। सीन में चैंग लिन्यू को बता देता है मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ। लिन्यू बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। वो बोलता है मैं ना एकदम सीरियस हूँ। लिन्यू बोलती है फिर भी मेरा जवाब हमेशा तुम्हारे लिए ना नो ही होगा। याओ की फ्रेंड की शादी जल्दी होने वाली थी तो वो लुशियाओ से पूछती है क्या तुम ग्रूम्समैन बन जाओगे। मना कर देता है तो चुयाओ जिद करने लग जाती है कि बात उसे मानना ही पड़ जाता है। अगले दिन वो लोग शादी की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। लियोशो जैसे ही सूट पहन कर आता है तो चुयाओ की फ्रेंड उसकी तारीफ करती है, तुम इस सूट में ना बिल्कुल हैंडसम लग रहे हो। के बाद जैसे ही वहाँ पर चुयाओ आती है तो लियोशो तो उसे देखता ही रह जाता है कि चुयाओ उस ड्रेस में ना काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। यहाँ पर लिन्यू चैंग से पूछती है तुमने मुझे पसंद करना कब शुरू किया। बोलता है जब मुझे रिजेक्ट कर चुकी हो तो ये जानकर तुम क्या करोगी। बोलती है फिर भी मैं जानना चाहती हूँ। वो बोलता है ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हें कब पसंद करने लग गया, लेकिन हम दोनों रोज ही झगड़ा करते थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ झगड़ा किए बिना एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। उन्हें ये सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है और वो उस रिकॉर्डिंग को ग्रुप चैट में डाल देती है। इसके बाद चैंग जैसे ही ऑफिस में वापस आता है तो सभी लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। एक्सीन में चुयाओ की फ्रेंड की शादी हो जाती है। शादी के बाद ये सभी लोग स्पीड डेटिंग गेम खेल रहे होते हैं पर चैंग गलती से लिन्यू को किस कर लेता है। देखकर लिन्यू उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। के बाद दूसरा कपल आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि चुयाओ और जिमो होते हैं। दोनों को ये गेम खेलता हुआ देखकर लियोशो को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। के बाद वो पार्टी से थोड़ा दूर आ जाता है। याओ भी उसके पीछे आ जाती है और उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। वो पूछता है क्या तुम जिमो को पसंद करती हो। वो बोलती है ये जानना ना तुम्हारा काम नहीं है। एक दिन चुयाओ जैसे ही कंपनी में आती है तो मिस्टर हान उसे बोलते हैं आज हमें ना एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना है, तुम गेस्ट की इन्फॉर्मेशन को याद रखना। देर के बाद शी चुयाओ और मिस्टर हान पार्टी के लिए चले जाते हैं। पार्टी में चुयाओ मिस्टर हान की काफी ज्यादा मदद कर रही होती है। चुयाओ किसी गेस्ट का नाम भूल जाती है तो शी उसे याद दिला देती है। पार्टी से आने के बाद चुयाओ काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन उसकी ये खुशी कुछ सेकंड्स की थी क्योंकि उसकी मॉम बोलती है मैंने तुम्हारी ब्लाइंड डेट ना फिक्स की है, लड़की का नाम हेजुन है। याओ मना कर देती है मैं किसी भी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन उसकी मॉम बोलती है मैं जाना ही पड़ेगा। याओ बोलती है ठीक है अगर आप इतना बोल रही हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर लियोशो को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। बोलता है तुम्हारी ब्लाइंड डेट पर मैं आकर क्या करूँगा। चुयाओ से चुयाओ तो उसे चिमटी काट लेती है, तुम्हें ना मेरे साथ आना है। इसी में वो उसके साथ उसकी ब्लाइंड डेट पर आया होता है, लेकिन वो ब्लाइंड डेट वाला लड़का हेजुन काम का बहाना मार कर नहीं आता। याओ की फ्रेंड को प्रमोशन मिलने वाला था, इसके लिए उसे एक ग्रुप ब्लाइंड डेट फिक्स करवानी थी, तो इसके लिए वो अपने जान पहचान वाले सभी लोगों को वहाँ पर इनवाइट करती है। फॉर्सफुली चुयाओ और लियोशो को भी बुला लेती है। यहाँ पर एक लड़का चुयाओ का नंबर मांगता है। याओ बोलती है मेरे पास फोन नहीं है। दूसरा लड़का बोलता है दूर हटो तुम्हारा टाइम ना खत्म हो गया है, दूसरों की भी बारी आने दो। याओ उस दूसरे लड़के को बोलती है लगता है मैंने आपको पहले कहीं पर देखा है। लियोशो देखता है कि चुयाओ के सामने जो लड़का बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि ब्लाइंड डेट वाला है। पर हेजुन जैसे ही चुयाओ को अपना इंट्रोडक्शन देता है चुयाओ पहचान जाती है ये तो वही लड़का है जिसके साथ उसकी मॉम ने उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स की थी।
जुन को भी पता चल जाता है कि ये चुयाओ है। जुन उसे बोलता है मुझे ना ब्लाइंड डेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तो मेरे दोस्त ने मुझे जबरदस्ती कह दिया इसलिए मैं यहाँ पर आया। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमारा मिलना नसीब में लिखा हुआ था, क्योंकि हम दोनों अपनी ब्लाइंड डेट में नहीं मिल पाए और यहाँ पर मिल गए। ये सुनकर वो नंबर मांगने वाला लड़का तो हंसने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो चुयाओ लियोशु को बोलती है तो ये हेजुन का बच्चा यहाँ पर आ गया, ऊपर से अपनी बहुत ही ज्यादा तारीफें कर रहा है। तभी वहाँ पर जीमो भी आ जाता है। चुयाओ की फ्रेंड उसे बताती है आज तो बहुत सारे लड़कों ने ना चुयाओ से उसका फोन नंबर मांगा है। सुनकर जीमो को जलन होती है। जैसे ही उसे हेजुन के बारे में पता लगता है उसका पारा हाई हो जाता है। अगले दिन चुयाओ कंपनी में काम कर रही होती है। उसे हेजुन का कॉल आता है। चुयाओ पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाती, जब वो उसे अपना नाम बताता है तो उसे याद आ जाता है। हेजुन बोलता है मेरे जैसा आउटस्टैंडिंग मैन ना काफी ज्यादा कम है, तुम तो लकी हो जो मैं तुम्हें मिल गया हूँ। ये सुनकर चुयाओ तो उल्टी जैसा मुंह बनाने लग जाती है। हेजुन उसे रात में डेट पर चलने के लिए पूछता है लेकिन वो उसे मना कर देती है। का कॉल कट होने के बाद चुयाओ को जीमो का कॉल आता है। जीमो बोलता है अगर वो कमीना हेजुन तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बता देना, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ कर ना एक कर दूंगा। के बाद हेजुन ने चुयाओ को मिलने के लिए बुलाया होता है तो जीमो भी उसके साथ जाता है। पर हेजुन गोल्फ खेलकर चुयाओ को इम्प्रेस करना चाहता था। जीमो तो इस गेम का मास्टर होता है। सीन में नई स्टार्टअप होने वाली कंपनियों का एक एग्जीबिशन होता है। इस एग्जीबिशन में लियोशु की कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया होता है। लियोशु यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट के बारे में सभी लोगों को डिटेल्स में समझा रहा होता है। उसकी स्पीच सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए काफी सारी कंपनियां उसकी कंपनी में इन्वेस्ट भी करना चाहती थी और उसमें से एक जीमो के डैड की कंपनी भी थी। सीई लियोशु से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर हेजुन टपक जाता है। चुयाओ को देखकर बोलता है देखो चुयाओ हम फिर से मिल गए, किस्मत नहीं तो और क्या है। जीमो भी वहीं पर होता है। उसे देखकर जीमो को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तो हेजुन को मारने भी वाला होता है लेकिन चुयाओ उसे रोक लेती है। तो जीमो से डर की मारी वहाँ से भाग ही जाता है। दिन लियोशु जीमो के डैड की कंपनी में आता है। हान बोलते हैं अगर हमारा कोलैबोरेशन होता है तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। हान लियोशु की कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन वो उसे कोई वादा नहीं करते कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। के बाद हेजुन चुयाओ के घर पर आ जाता है। लियोशु को हेजुन एक नंबर का झूठा लग रहा होता है। उसकी मॉम को हेजुन तो काफी ज्यादा संस्कारी लग रहा होता है। शोज के सच के बारे में चुयाओ की मोम को बताना चाहता था लेकिन उसे कोई चांस ही नहीं मिलता। इसके बाद वो इस हेजुन नाम की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सीई और जीमो की मदद लेता है। जिसके बाद शी हेजुन को कॉल करती है और बोलती है मुझे ना एक बड़ा ऑर्डर चाहिए। सुनकर हेजुन अपने सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ जीमो से मिलने के लिए आ जाता है। जैसे ही हेजुन जीमो को देखता है तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। ऊपर से जीमो उसके मैनेजर के सामने ही उसकी कंपनी की बुराई किए जा रहा होता है लेकिन फिर भी मैनेजर इस बेइज्जती को सहन कर लेता है क्योंकि जीमो उन लोगों के साथ 2 मिलियन की डील साइन करने वाला था। आने के बाद मैनेजर हेजुन को बोलता है ये डील ना बहुत ही ज्यादा बड़ी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें ये ऑर्डर लेकर ही आना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो तुम्हारी जॉब तो गई समझो। सुनकर हेजुन सीधा जीमो के पास जाता है। जीमो बोलता है लेकिन अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है क्योंकि अभी मेरा जिम जाने का टाइम है। हेजुन भी उसके पीछे जिम में आ जाता है। जीमो यहाँ पर उसे काफी ज्यादा एक्सरसाइज करवाता है। इसके बाद वो लोग जब कंपनी वापस आते हैं हेजुन उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है। हेजुन बोलता है इसमें अमाउंट गलत लिखा हुआ है, मैंने 2 मिलियन की नहीं सिर्फ 20,000 की बात की थी। सुनकर हेजुन तो सदमे में ही चला जाता है। देखकर जीमो वहाँ पर लियोशु को बुलाता है। लियोशु उसे बोलता है ये डील ना 1 मिलियन में साइन हो सकती है लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो पूछता है कैसी शर्त है। बोलता है आज से ना तुम चुयाओ से दूर रहोगे और उसे दोबारा कभी कॉन्टेक्ट नहीं करोगे। जैक बोलता हाँ तुम ना लिन्यू से भी दूर रहना। जैक बोलता है मुझे ये शर्त मंजूर है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर हान चुयाओ को एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देते हैं। प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो किसी मिस्टर फैंग से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर फैंग को बोलती है आपका ये प्रोजेक्ट ठीक ठाक है। बोलते हैं तुम्हें ये लगता है कि मैं पैसे खाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना तो कल तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर आना और खुद ही देख लेना। अगले दिन वो शी के साथ उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँच जाती है। शी को तो ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस लग रही होती है इसलिए वो ऊपर नहीं जाती और चुयाओ को मिस्टर फैंग के साथ भेज देती है। मिस्टर फैंग उसे बिल्डिंग के टॉप पर लेकर आ जाते हैं। चुयाओ को बोलते हैं देखो इस जगह से ना हमारी सिटी का भविष्य जुड़ा हुआ है।
मेरे साथ हजारों वर्कर काम कर रहे हैं जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो जरा मुझे ना तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की ना काफी ज्यादा जरूरत है। तो बोलते जब तक आप उस फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर नहीं करते तब तक हमारी कंपनी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी। सुनकर मिस्टर फेंग को गुस्सा आता है और वो चुयाओ पर चिल्लाने लग जाते हैं। दूर से शी भी ये नजारा देख रही होती है और वो जीमो को कॉल कर वहाँ पर बुला लेती है। जीमो वहाँ आकर देखता है कि मिस्टर फेंग चुयाओ पर चिल्ला रहे हैं। वो उसे मारने लग जाता है। अगले सीन में जीमो को काफी ज्यादा चोट लगी होती है और मिस्टर फेंग को बोलता है आपको एक लड़की को इतनी ऊपर डेंजरस जगह पर नहीं लेकर जाना चाहिए था। मिस्टर फेंग बोलते मुझे माफ कर दो, मुझे इस लड़की पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मुझे लगा कि अगर मैं इस पर चिल्लाऊंगा तो मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। यहाँ के हालात तो आपको दिख ही रहे हैं, हजारों वर्कर मेरे साथ काम करते हैं और उनके घर का गुजारा न यहीं से हो रहा है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे। जीमो को चोट लगी थी इसलिए वो हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होता है वो उसके डैड का फ्रेंड होता है। वो इस बात का फायदा उठाकर चू चेन का पूरा रिकॉर्ड निकाल लेता है, जिसके बाद सीधा वो लियोशो से मिलने के लिए पहुंच जाता है। उसे बोलता है चू चेन का मेडिकल बिल तुमने पे किया था, तुम्हारे पास 50,000 युआन कहाँ से आए? वो बोलते अच्छा तुम्हें पता लग गया, उस दिन मेरी मॉम ने ना जाने से पहले मुझे कुछ पैसे दिए थे ताकि मैं सरवाइव कर सकूं और चू चेन की फैमिली ने ना मुझे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट किया था, इसीलिए मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी। वो बोलता है फिर भी ये 50,000 युआन की बात है, अगर वो नर्स मुझे बताती नहीं तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलती। योशो बोलता है ये बात ना तुम अपने तक रखना, किसी को मत बताना, स्पेशली चू याओ को। मैं नहीं चाहता कि वो लोग और भी ज्यादा बर्डन फील करे। के बाद जीमो चू याओ से मिलता है और उसे बोलता है तुम पता लगाना चाहती थी ना कि बचपन में चू चेन का बिल किसने पे किया? मुझे ना उस इंसान के बारे में पता लग गया है। चुयाओ बोलती है कौन है वो इंसान, मुझे उसका नाम बताओ। वो बोलता है मैंने ना उस इंसान से वादा किया है इसलिए मैं उसका नाम तुम्हें नहीं बता सकता। वो बोलती है चलो ये बताओ कि उस इंसान ने मेरे भाई के मेडिकल बिल के लिए कितने पैसे दिए थे। तो वो उसे पैसे बता देता है। सुनकर चुयाओ को गलतफहमी हो जाती है कि शायद जीमो ने ही उसका बिल पे किया होगा। के बाद जीमो इमोशनल होकर उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है। चुयाओ उसे अपना फेवरेट फूड पूछती है, जिसके बाद वो उसकी सारी पसंद नापसंद बता देता है, जो जानकर चुयाओ उसे हाँ बोल देती है। अगले सीन में जीमो से घर छोड़ने के लिए आया होता है। चुयाओ तो ऐसे ही घर के अंदर जा रही होती है। जीमो से बोलता है अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तुम ना कुछ भूल रही हो। के बाद चुयाओ उसकी चिक पर किस कर देती है और इन दोनों को ऐसे लियोशियो भी देख लेता है। ऐसे ही वो घर के अंदर आती है तो लियोशियो से पूछता है क्या तुम और जीमो अब एक दूसरे को डेट कर रहे हो? बोलती हाँ, जीमो ने ना मेरे लिए साइलेंटली बहुत कुछ किया है कि मैं उससे इम्प्रेस हो गई और मैंने उसे हाँ कह दिया। बोलकर चुयाओ अपने रूम में चली जाती है। जाने के बाद लियोशियो तो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। आने के बाद जीमो अपने पेरेंट्स को बता देता है कि वो चुयाओ को डेट कर रहा है। मॉम बोलती है ये कब हुआ? जीमो बोलता है मॉम आप ना मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हैं, आपका बेटा ना बहुत ही ज्यादा चार्मिंग है। उसके बाद वो अपने डैड को बोलता है फ्यूचर में ना वो आपके घर की बहू बनने वाली है, आपको अभी से उसे ना वाइस प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। बोलते हैं मैं अपनी कंपनी में ना कोई भी नेपोटिज्म नहीं करने वाला हूँ। सुनकर जीमो तो थोड़ा सैड हो जाता है। डैड बोलते हैं अगर तुमने ठीक तरीके से काम किया तो मैं उसे ना वाइस एग्जीक्यूटिव बना दूंगा। एक तरफ लियोशियो जैसे ही कंपनी में आता है तो लिन्यू उसके पास भागती हुई आती है। उसे बताती है मिस्टर वू की कंपनी ने हमारे प्रोडक्ट को कॉपी कर पहले ही लॉन्च कर दिया। सुनकर चेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उस मिस्टर वू को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। सारे एम्प्लॉयज चेन को रोक देते हैं। लियोशियो इस बारे में बात करने के लिए मिस्टर वू को कॉल करता है। मिस्टर वू बोलता है तुम्हारे जैसे नौजवानों का फेल होना ना जरूरी है, तुम्हें ना इस बात का एक्सपीरियंस करना चाहिए कि सक्सेस इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती। कटने के बाद कुछ एम्प्लॉयज बोलते हैं कि हमने एग्जीबिशन के बाद कुछ इंटरव्यूज दिए थे। रिपोर्टर इस इंटरव्यू में काफी अजीब गरीब सवाल पूछ रहे थे। जो बोलता है जरूर ये इंटर वाला प्लान ना मिस्टर वू का होगा। बोलता है यानी कि उस मिस्टर वू ने हमें उल्लू बनाया है। बोलती है उसने हमारे प्रोडक्ट की कॉपी कर पहले ही मार्केट में लॉन्च कर दिया, मार्केट में हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। गाँव को जैसे ये बात पता चलती है तो वो लियोशियो को कॉल कर पूछती है तुम ठीक तो हो ना? बोलता है तुम चिंता मत करो मैं ना ठीक हूँ। क्या बोलती है मिस्टर हाना काफी ज्यादा गुस्से में है और ऊपर से उसने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने से भी मना कर दिया है। वे लोग मेरी कंपनी में बातें कर रहे हैं कि पहले तुमने मिस्टर हान के साथ कोलैबोरेशन करने का वादा किया था,
चोरी छुपके अपना प्रोडक्ट मिस्टर वू को बेच दिया, इसलिए ये सारे लोग तुम्हें न धोखेबाज बोल रहे हैं। सीन में चू याओ मिस्टर हान के पास आती है और बोलती है मिस्टर वू की कंपनी ने प्रोडक्ट कॉपी किया है, ना कि लू शियाओ की कंपनी ने। मिस्टर हान बोलते हैं मैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो पहले प्रॉफिट देखूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कॉपी कैट है। अगर कोई चीज मेरी कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है तो उस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ लियो शियो की कंपनी के सारे एम्प्लॉय अलग अलग कंपनी में जाकर इन्वेस्टमेंट फंड की मांग कर रहे होते हैं, लेकिन सभी लोग उन्हें धोखेबाज समझ रहे थे, इसलिए कोई भी उन्हें फंड नहीं देता। कंपनी का सीईओ तो किसी एम्प्लॉय को धक्के मारकर बाहर भी निकाल देता है। उसके बाद सभी लोग निराश होकर कंपनी वापस आ जाते हैं। पर घर पर चू याओ की मोम परेशान हो रही होती है क्योंकि लियो शियो अभी तक घर पर वापस नहीं आया था। मोम को इतना ज्यादा परेशान देखकर चू याओ उसे ढूंढने के लिए जाती है। यही वो उसकी कंपनी में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका भाई तो देर रात तक काम कर रहा है। शियो बोलता है जरूर मॉम मेरे लिए परेशान हो रही होगी, इसीलिए तुम यहाँ पर आई हो ना। तो याओ बोलती है चिंता मत करो, जल्दी से अपना काम खत्म कर लो, उसके बाद हम दोनों साथ में घर चलेंगे। यहीं पर इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।